साथियों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पे जुम्मे के दिन शुक्रवार के दिन मैं प्रवीण सिन्हा आपका अपने सभी दर्शकों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपने खासकर उत्तर प्रदेश के लिए आज एक बहुत ख़ास दिन है। आज हमारे प्रदेश में एक नई सरकार का गठन हो रहा है। आपके समक्ष जब ये वीडियो पहुंचेगा उसके चंद घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में माननीय योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करके अपनी एक दूसरी पारी को शुरू करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए 37 साल के बाद ऐसा दूसरा मौका है कि किसी एक पार्टी ने अपनी सरकार दोबारा बनाई हो लगातार। इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासकर समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं पर आश्रित लोग हैं, उनको इस सरकार से बहुत खासी उम्मीदें हैं। जैसे कि वृद्धावस्था के लोग, जैसे कि हमारी विधवा माताएं बहनें, जैसे कि समाज के हाशिए पर पड़ा हुआ हमारा दिव्यांग समाज, इन सभी वर्गों को समाज से ऐसी उम्मीदें हैं कि न केवल उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके, बल्कि सरकार को ये प्रयास करना होगा कि इन तीनों वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। मैंने शायद पिछले अपने एपिसोड में भी यही बात कही थी और आज भी मैं वही बात को दोहराने के प्रयास कर रहा हूँ कि नई सरकार से हम इस बात की उम्मीद तो रखते ही हैं कि वो हमारे जो भरण पोषण के जो भत्ते हैं, जिनको समाज में पेंशन के नाम से जाना जाता है, अपने वादे के हिसाब से इसको 1500 रुपये प्रति माह करें, शीघ्र अतिशीघ्र करें। मगर इससे ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो इन तीनों वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। जैसे कि तमाम सी सरकारी नौकरियों में विधवा वर्ग के कोटे की नौकरियां निकलती हैं, दिव्यांग समाज के कोटे की नौकरियां निकलती हैं, और जो हमारे समाज के आदरणीय वृद्धजन हैं, अगर सरकार ने उनको रिटायर भी कर दिया है तब भी उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब सवाल है दिव्यांगजनों की बात पर अगर हम बात करेंगे तो एक विचारणीय प्रश्न ये है कि हमारा जो 3% 4% का कोटा राज्य सरकार ने अपनी सरकारी नौकरियों में निर्धारित कर रखा है, इसको उन्होंने 1% बढ़ा करके 5% के आसपास कर दिया है। परंतु हमारे विकलांग बंधुओं की जो वर्गीकरण है उसमें उन्होंने 7 कैटेगरी से बढ़ा करके 21 प्रकार की विकलांगता को विकलांगता के दायरे में ला करके रख दिया। 21 प्रकार की बीमारियां। अब जरा आप ये सोचिए कि जहां पर 21 प्रकार के बीमारी से ग्रस्त लोग अपना 40% या उससे ज़्यादा का सर्टिफिकेट लेकर के अपने आप को विकलांग कैटेगरी का अभ्यर्थी घोषित कर रहे हैं, और साथ में उनको ये भी पता है, सरकार भी जानती है कि उनमें से उनको केवल और केवल 5 लोगों को ही नौकरी देनी है, तो यहाँ पर सरकार हम दिव्यांगजनों के साथ कितना न्याय कर रही है। सरकार को अपनी इस व्यवस्था को सुधारना होगा, वरना दिव्यांगजनों में आपस में ही एक रार छिड़ जाएगी कि कौन इस व्यवस्था का लाभ उठा पाएगा और कौन नहीं उठा पाएगा। अच्छा, जो नहीं उठा पाएंगे उनका जैसे मूल आधार जीवन यापन का है पेंशन, वो तमाम प्रयास करके पेंशन का प्रयास कर लेते हैं, पेंशन
पा जाते हैं। अभी चुनाव से पहले सरकार ने जैसे ये कहा था कि लगभग 80 लाख के आसपास हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं जिनको कि उन्होंने 500 रुपये पेंशन बढ़ा करके 1000 की। अभी चंद दिन पहले हमने एक प्रेस नोट देखा जिसमें सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल और केवल 11 लाख दिव्यांगजन ही हैं और इन दिव्यांगजनों का भी वर्गीकरण किया जाएगा, इनकी भी जांच की जाएगी, इनके भी कागजों का सत्यापन किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि ये सही दिव्यांगजन हैं या नहीं। क्योंकि सरकार को ये खबर मिली है कि सन 12 से 17 तक जो सपा की सरकार थी, जैसा कि अखबारों में लिखा है, इस सरकार ने विकलांगों को पेंशन बांधने में धांधलेगर्दी की है और गलत तरीके से पेंशन बांटी गई। मैं सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सभी वर्गों की जांच होनी चाहिए। साथ में जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि सन 12 से 17 के बीच में धांधलेगर्दी हुई तो आपने सन 17 से 22 तक के आपके कार्यकाल में ये जांच क्यों नहीं हुई? आपने एक तरफ तो हमारी पेंशन बढ़ाने का हमको लॉलीपॉप दिया और दूसरी तरफ आप हमारे पेंशन के प्रतिभागियों की गिनती में कटौती कर रहे हैं। इससे तो ये साफ होता है कि अगर आपके पास 100 रुपये का नोट बांटने के लिए है और आपके पास 20 लाभार्थी हैं तो आप पहले जो 5-5 रुपया बांटते थे, आपने कहा कि नहीं, अब हम 10-10 रुपया बांटेंगे। माने आपके पास फंड 200 रुपये का होना चाहिए, लेकिन आपने वहाँ पर राजनीति ये खेली कि 200 रुपये का फंड जारी करने के बजाय आपने लाभार्थियों की गिनती को ही कम करना शुरू कर दिया ताकि आपको अतिरिक्त फंड का इंतज़ाम न करना पड़े। मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ। अगर फर्जी विकलांग निकलते हैं तो क्या ऐसे विकलांगों को प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की भी नौकरी जाएगी? अगर उनकी भी नौकरी जाएगी तब तो आपकी ये मांग जायज़ है, वरना फर्जी प्रमाण पत्र पाने वाले आपने दिव्यांगजनों को तो विकलांगता के दायरे से बाहर कर दिया, जो सर्वथा उचित भी है। लेकिन साथ ही साथ रिश्वत पा करके सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? मैं योगी आदित्यनाथ जी की इस दूसरी पारी की सरकार से ये मांग रखता हूँ, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमने आज के अपने प्रोग्राम में एक बात कही कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरियों के सहारे ही दिव्यांगजनों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल पेंशन भोगी दिव्यांगजन ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक तरीका और भी है कि उनको, इन दिव्यांगजनों को जो इन दोनों सूची में नहीं आते, भाई गरीबी की रेखा के ऊपर हैं, इसलिए वो पेंशन नहीं पा सकते, इतना ज़्यादा उनमें हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो सरकारी नौकरी कर सकें, ऐसे दिव्यांगजन भी मिल जाते हैं। इन दोनों कैटेगरी के बाहर के दिव्यांगजनों को रोजगार के साधनों से लैस किया जाए, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो भी एक आम नागरिक की तरह अपनी काबिलियत, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से अपने रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर सकें। याद रहे कि आने वाले कुछ वर्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें सरकार की जो तमाम योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, जैसा कभी हमारे एक प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली से जारी होने वाला 1 रुपया आम जनता तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे बचता है, माने कि 85 पैसे बीच के लोग खा जाते हैं।
मैं उसी बात का समर्थन करते हुए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और भावी मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूँ कि इन तमाम योजनाओं को दिव्यांगजनों तक पहुँचाया जाए। मुद्रा योजना में अगर 10,000 रुपये से ले करके अगर 40 लाख रुपए 25 लाख रुपए तक एक व्यवस्था है कि दिव्यांगजनों को भी दिया जाए, तो इस व्यवस्था का लाभ दिव्यांगजन को दिया जाना चाहिए। कोई दिव्यांगजन अगर पेशे से अच्छे रोजगार में लगे हैं, कुछ लोग पान की दुकान कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी कंपनियां चला रहे हैं, कुछ लोग अपना कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को उनके कारोबार की बढ़ोतरी के लिए मुद्रा लोन का लाभ दिया जाना चाहिए। मुद्रा लोन की कैटेगरी में ना आए तो बिजनेस लोन दिया जाना चाहिए। और मैं सरकार से एक अनोखी मांग इस नई सरकार से करता हूँ। अनोखी इसलिए कह रहा हूँ कि शायद अभी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अगर मैं तुलना नहीं कर रहा, मेरी बात को विवाद का विषय ना बनाया जाए। मैं एक मांग ये रख रहा हूँ कि अगर देश के किसी नेता के आश्रित व्यक्ति को, देश के कभी प्रधानमंत्री रहे, कभी मुख्यमंत्री रहे, ऐसे परिवारों को अगर सुरक्षा का लाभ मिलता है, हमारे तमाम ऐसे आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, निश्चय ही वो आदरणीय हैं। मैं उनसे अपने दिव्यांग समाज की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनके आश्रित के रूप में, अगर उनके परिवार में उनके लड़के बच्चे, उनके पोता पोती अगर लाभ उठा सकते हैं, तो दिव्यांगजन जो खुद चल फिरने में असमर्थ हैं, उनके आश्रित बच्चों को शिक्षा में रियायत मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि तमाम से दिव्यांग व्यक्ति नहीं पढ़ सके, ये तो एक अलग की बात है, वो किसी तरह से एक प्रयास करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक दशा इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे दिव्यांगजनों के बच्चों को शिक्षा में सरकार आरक्षण दे। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ। अगर मैं प्रवीण सिन्हा एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ और हमारा बच्चा कक्षा 2, 4, 5 या MA BA में पढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को पुस्तक की छूट मिलनी चाहिए, सरकार व्यवस्था कराए। ऐसे बच्चों की फीस नंबर 1 माफ़ होनी चाहिए। अगर ये दिव्यांगजन आर्थिक दशा से सुदृढ़ है, तो इन बच्चों की फीस में भी कुछ कटौती होनी चाहिए, तब भी कटौती होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे घर जाके अपने माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की भी हेल्प कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने भविष्य को भी संभाल रहे हैं। एक बात। और दूसरी बात कि ये जो पेंशन की योजना सरकार की चल रही है, निश्चय ही इससे दिव्यांगजनों को लाभ मिल रहा है और इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके बदले में सरकार से ये मांग करता हूँ कि एक एक क्षेत्र की पेंशन को एक एक महीने के लिए रोक करके वहाँ पर इस पैसे से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। जैसे कि हमारे अकेले सीतापुर जनपद में, मैं एक रफली आंकड़ा ले रहा हूँ कि अगर 20,000 दिव्यांगजन ऐसे हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो एक महीने के लिए 20,000 गुणे 1,500 इतने रुपए की पेंशन का फंड रोक लिया जाए और इस पेंशन से एक विधानसभा में या एक ब्लॉक में, मैं विधानसभा कहूँगा तो राजनीति की बात आ जाएगी, एक ब्लॉक में रोजगार के कुछ साधन उपलब्ध कराए जाएं
जहां पर उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाए। फिर ये प्रक्रिया चलती रहे, उस रोजगार के साधन से कुछ अर्निंग होगी तो वहाँ के दिव्यांगजन पेंशन से छूट गए, अब उनको पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। पेंशन के माने क्या है? हम कुछ कर नहीं सकते, हम महीने की पहली तारीख को बैंक के सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं कि हमको भरण पोषण के लिए पैसे दीजिए। जब हम रोजगार करेंगे, हमारे पास अच्छे संसाधन होंगे तो हम सम्मानपूर्वक एक ज़िंदगी जी सकेंगे। इसी तरह से 1 या 2 महीने के बाद आप फिर यही प्रयोग किसी दूसरे ब्लॉक में करें। मैं ये चाहता हूँ कि ये पेंशन की जो भीख है, ये हमारा दिव्यांग समाज लेना बंद करे। वो लेने की बजाय अब देने वाला बने, इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। नंबर 1, दिव्यांगजनों को रोजगार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और दिव्यांगजनों के आश्रित बच्चों को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। ये 2 मांगें हमारी इस नई सरकार से हैं और इस उम्मीद के साथ कि सरकार अपने इस 5 साल के कार्यकाल में हमारी इन दोनों मांगों पर गौर करेगा। आप सभी नागरिकों के साथ, जो हमारे इस दिव्यांगम चैनल के दर्शक हैं, जो हमारे इस दिव्यांगम चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे इस दिव्यांगम चैनल के व्यूवर्स हैं, या पूरी दुनिया में हमारी बात को बहुत गौर से सुनने वाला दिव्यांगम चैनल का अंतिम दर्शक तक है, इन सभी लोगों से मैं विदा होने से पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, अगर आपको आज की हमारी बात में कुछ दम लगा हो कि वास्तव में हम दिव्यांगों के हित की बात करते हैं, दिव्यांगों के हित में काम करते हैं, तो हमारे आज के प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। और आज का एपिसोड ख़त्म होने के कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।